राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में क्लास 6 का जो नया सिलेबस लगाया गया है एनसीईआरटी का, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनके जो सभी लेसन है सभी पढ़ चुके हैं और सारे एमसीक्यू हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर चुके हैं। तो आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आज 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको साथ में पढ़ लेंगे। बाकी मैं इनकी एमसीक्यू सीरीज़ लेकर ही आऊँगी क्लास 7 की, तो एमसीक्यू हमारे वहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो क्लास 7 की जो पुस्तक है, ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्लास 7 की पुस्तक है और इसका जो नाम है वो क्या है भाई? मल्हार। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो सबसे पहले जो लगी हुई है हमारी कविता माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है जी? वो हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है जी। तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम राहुल है और एक माँ है, ठीक है, यशोधरा। बच्चा अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुझे कहानी क्या सुनाऊँ, तूने मुझे अपनी नानी समझ रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी कविता है, हम इसको पढ़ते हैं। और फिर उसकी माँ उसे कहानी बताती है, उसके पिता के बारे में बताती है। और फिर हम जो लास्ट में देखते हैं पार्ट में, वही देखने को मिलता है कि जो बच्चा है वो न्याय किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार दया के साथ न्याय करना ज़रूरी होता है, ये सबक बच्चा सीखता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। अब यहाँ माँ कहती है, माँ कहे एक कहानी, बेटा कह रहा है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुना। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? तो माँ क्या कहती है उत्तर में कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया क्या? कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी का मतलब होता है जी दासी। मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ रखा हुआ है, चेटी का मतलब होता है दासी या सेविका। तो तू मेरी नानी की बेटी के, तू वही मेरी नानी तो नहीं है लेकिन मेरी नानी की बेटी तो है। कह माँ कह लेटी ही लेटी। वो कहता है कि आप क्या करो, मुझे लेटी लेटी कहानी ही सुना दो। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे। ठीक है, तो उसकी माँ है वो उत्तर में क्या कहती है कि बेटा तू बहुत ज़्यादा क्या है भाई, हटी है। ठीक है, और सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तात का मतलब क्या होता है भाई? तात का मतलब होता है पिता। तो कहते थे भ्रमण मतलब घूमना, उपवन मतलब बगीचा। तो कहती है कि सुन उपवन में, यानी कि बहुत सुबह सुबह जो तेरे पिताजी थे वो क्या करते थे भाई? घूमने के लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं हम कि इसमें क्या है। माँ और बच्चे के बीच एक आत्मीय संवाद है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित ये कविता है और माँ और बेटे के बीच का जो संवाद है वो चित्रित किया गया है। बच्चा बार बार अपने माँ को कहानी सुनाने के लिए कहता है और वो भोली भाली उसकी जो जिज्ञासा है उसको मतलब उसके साथ अपनी माँ को कहानी सुनाने के लिए कहता है और उसकी माँ उसे फिर कहानी सुनाना प्रारंभ भी करती है। तो क्या है, इसमें एक नटखट बच्चा अपनी माँ को कहानी सुनाने की फरमाइश करता है। पारिवारिक दृश्य में पर्याय नानी दादी कहानी सुनाती है, सबको पता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी है जो माँ है वो मतलब हंस के कहती है कि तूने मुझे क्या अपनी नानी समझ लिया। और फिर वो दुलार पूर्वक हट करते हुए, जब बच्चा हट करता है तो उससे कहानी सुनाने लगती है और फिर वो कहते हैं कि तुम नानी नहीं हो लेकिन मेरी नानी की बेटी हो, अधिक कष्ट न करो, लेटे ही लेटे मुझे कहानी सुना दो। हाँ वही राजा या रानी की कहानी भी सुनाओ माँ। तब माँ बच्चे को उसके पिता के जीवन की एक घटना सुनाती है। याद रखना है कि माँ उसको क्या सुनाती है, उसके ही पिता के जीवन की एक घटना सुनाती है। हे मेरे हठी पुत्र, सुपुत्र सुनो, यह उस समय की घटना है जब तुम्हारे पिता प्रातःकाल यानी कि बहुत सुबह सुबह उपवन यानी कि बगीचे में घूमने के लिए जाते थे। तो आगे चलते हैं। जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वन वन के फूल खिले थे, झलमल पर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी।
हाँ हाँ यही कहानी, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खरशर से, वही कहानी। अब हम इसकी जो व्याख्या है वो पढ़ लेते हैं सीधा ही, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। तो इसमें जो हमने देखा सुरभि की बात की गई है, ठीक है, कल कल की बात की गई है, तो ये है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में, ऊपर वाली पंक्तियों में किया गया है। तो हम सीधी इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है ना। माँ अपने मतलब अपने बेटे को, वो थोड़ा सा जिद्दी है, तो उसको कहती है कि जिस उपवन में, यानी कि वो भी बता रही थी ना कि तेरे पिताजी हैं वो प्रातःकाल कहाँ जाते थे भाई, उपवन में घूमने के लिए जाते थे। तो कहते हैं कि जिस उपवन में प्रातःकाल तुम्हारे पिताजी भ्रमण करने के लिए जाते थे, वहाँ हर जगह पर फूलों की सुगंध फैली रहती थी। यानी कि वहाँ सुरभि का मतलब वहाँ पे क्या थी भाई, फूलों की बहुत सी सुंदर सी सुगंध थी। बालक है, अब वो बालक है उत्साहित हो गया, तो उत्साहित होकर कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। माँ कहानी में आगे जो बढ़ती है और कहती है कि वहाँ क्या थे भाई, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, उस पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, हवा के मंद मंद झोंके बह रहे थे और उपवन के सरोवर पे पानी लहरा रहा था। बालक पुनः उल्लासित होकर कह उठता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। माँ आगे कहती है कि उपवन में पक्षी कल कल स्वर में आनंदपूर्वक गा रहे थे, तभी अचानक ऊपर से घायल हंस तड़पता हुआ नीचे गिर पड़ा, जिसका शरीर तेज धार वाले बाण से बिधा हुआ था, वह खून से लथपथ था। यही लाइन हमने ऊपर पढ़ी है, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ठीक है। इसकी व्याख्या है तो हमने सीधी व्याख्या ही पढ़ ली। देखिए ये था, लहराता था पानी, ठीक है। फिर गाते थे खग, यानी कि जो पक्षी है वो कल कल स्वर से, सहसा यानी कि अचानक क्या हुआ, एक हंस ऊपर से आकर गिरा, और बिद बिदा यानी कि बिदा हुआ था किससे, खरशर यानी कि तेज धार वाले बाण से, ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना हम वो ही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक पक्षी घायल होकर आके गिरा था, कहानी किसके बीच में चल रही थी, यशोधरा और राहुल के बीच में चल रही थी, पिता की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं हम। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म था उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। पक्ष, पक्ष किसको बोलते हैं भाई, पंख को। वो बता रही है कि भाई उसकी क्या थी भाई, पंख को हानि पहुंची थी। क्यों पहुंची थी, क्योंकि उसको है ना किसी ने तीर मार दिया था, मतलब शिकारी ने तीर मार दिया था, इसके कारण जो पक्षी है वो घायल होकर नीचे आकर गिर गया था। और जब वो घायल था तो ये करुणा भरी कहानी है, ठीक है। और चौक उन्होंने उसे उठाया, वो अपने मतलब पति के बारे में बता रही है कि तुम्हारे पिता ने पता है क्या किया, चौक कर उसको उठा लिया, ठीक है। और फिर मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे उस पक्षी ने क्या कर लिया हो, एक नया सा जन्म पा लिया हो। इतने में क्या हो गया, वो आखेटक यानी कि वो जो शिकारी था वो वापस आ गया, और उसने क्या देखा, क्या कि भाई है ना अब वो जो पक्षी है वो किसी दूसरे के हाथ में है। लक्ष्य सिद्ध का मानी, उसको बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि ये जो लक्ष्य है मैंने सिद्ध किया है, ठीक है। तो ये पक्षी किसका है भाई, मेरा है। तो उसको बड़ा मान था अपने ऊपर, होता है ना कुछ लोगों को बहुत घमंड होता है मेरे ऊपर कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा तो कोई दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, घमंड किसी का नहीं रहता, लिखा हुआ है ये बात। तो आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सिद्धार्थ द्वारा घायल हंस को उठाने तथा आखेटक के आने का वर्णन किया गया है। घमंड किस, मेरे को ये समझ नहीं आती, घमंड किस बात का करना है। घमंड इंसान को मिट्टी में जन्म लेता है और लास्ट में मिट्टी में ही मिल जाना है, तो घमंड इंसान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब काम ऐसे करना चाहिए कि लोग आपको आपके अच्छे काम के लिए जाने बस। तो चलो चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सिद्धार्थ द्वारा घायल हंस को उठाने तथा आखेटक के आने का वर्णन है। अब पक्षी तीर लगने से तड़प रहा था, वह बालक करुणा से भर उठता है और कहता है, हाँ माँ यह अत्यंत करुणा भरी कहानी है। माँ ने आगे कहा, तुम्हारे पिता अचानक सामने पड़े घायल पक्षी को देखकर चौंक उठे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पक्षी को प्यार से उठाया और गोद में रखकर सहलाने लगे। सुरक्षित हाथों में आकर पक्षी को ऐसा महसूस हुआ मानो
उसे नया जन्म मिल गया हो। उसी समय वहाँ वह शिकारी आ पहुँचा जिसने पक्षी पर क्या चलाया था भाई, तीर चलाया था। पक्षी की यह कहते हुए मतलब वो पक्षी को यह कहते हुए मांग करने लगा कि मैंने ही उसे लक्ष्य यानी कि निशाना साध कर तीर छोड़ा था, तो मतलब जैसे कि मैंने उसे अपने निशाना बनाया था, तो वो तीर लगने के कारण वो पक्षी है भाई वो मेरा है। ठीक है, तो शिकारी को अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल कठोर भावनाओं का सुंदर चित्रण करती है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। मांगा उसने आहत पक्षी, मेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सैदय निर्दय में, उभय आग्राही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो क्या है, मांगा उसने आहत पक्षी, किसने मांगा, शिकारी ने मांगा। वो क्या करने लगा भाई, उस पक्षी को मांगने लगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, अब उसकी माँ उसे बता रही है कि तेरे जो पिता थे वो रक्षी थे उस पक्षी के, तो अब तू ही बता कि वो उसको कैसे दे देते घायल पक्षी को शिकारी के लिए, क्योंकि वो क्या करता, वो पहले ही बेचारा घायल था और उसको मार के खा जाता। ठीक है, खगभक्षी यानी कि क्या करके पक्षी को मारकर खाने वाला। तो हम सीधी इनकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आगे। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है भाई, आखेटक और सिद्धार्थ के हाथों, आखेटक द्वारा सिद्धार्थ के हाथों से घायल पक्षी को लेने की चेष्टा में करुणा और क्रूरता के बीच संघर्ष का वर्णन किया गया है। तो शिकारी घायल पक्षी पर अपना अधिकार जताने लगा, उसने तीर मारकर वह पक्षी गिराया था, यही बात हमने पढ़ी। तो वो कहते हैं लेकिन तेरे पिता क्या थे, उसके संरक्षक थे, रक्षा करने वाले थे, उन्होंने उस पक्षी को देने से इनकार कर दिया। तो और वो क्या करने लगा, वो जो था मांगने लगा, अड़ गया वो कि मेरा है पक्षी। तो बालक है वो उसने उत्सुक होकर पूछा कि माँ कहानी में आगे मतलब क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि विवाद धीरे धीरे क्या हुआ भाई, बढ़ गया। मैं देखो मैं यहाँ ऊपर दिखाती हूँ आपको, ये देखो हुआ विवाद बढ़ा, ये ऊपर वाली लाइन थोड़ा वो नीचे कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। मैं PDF सेट करती हूँ। देखिए हुआ ये हो गया, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी किसने ठानी, शिकारी ने। ठीक है, अब बढ़ चली कहानी, अब कहानी है वो आगे बढ़ने लगी। हुआ विवाद सैदय और निर्दय में, सैदय किसको बोलते हैं, दयालु को, ठीक है याद रखना है, और निर्दय जिसके अंदर बिल्कुल भी दया न हो। तो दोनों में अब क्या हो गया, विवाद हो गया, दयालु और निर्दय के बीच विवाद हो गया और तीखी कहासुनी हो गई। ठीक है, उभय आग्रही थे सब विषय में, उभय मतलब दोनों, ठीक है, आग्रही आग्रह करने वाले, ठीक है, दोनों अपने अपने विषय में क्या करने वाले थे, मतलब पारंगत थे, दोनों अपने अपने विषय को नहीं छोड़ते थे। वो कहता था कि पक्षी मेरा है और वो कहता है था कि मैंने बचाया है तो पक्षी मेरा है। अब गई बात तब न्यायालय में, तो बात कहाँ पहुँच गई, अब राज्य के न्यायालय में पहुँच गई। ठीक है, सुनी सभी ने जानी, और अब उनकी जो कहानी थी वो सभी ने सुनी, व्यापक हुई कहानी। अब ये बात है वो आगे बढ़ने लगी और सबकी जो वो राज्य के न्यायालय तक जा पहुंची और सभी लोगों को पता चल गया, यह कहानी चारों तरफ फैल गई। आगे चलते हैं। राहुल, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि उस बच्चे का नाम क्या है जी, राहुल। आपको ये नाम याद रखना है। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि माँ क्या है, ये कहानी जो मतलब कविता लगी हुई है मैथिली शरण गुप्त की, तो उसमें जो मतलब पुत्र है या जो बच्चा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जी राहुल। तो तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्दय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो कोई अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो अब कहती है कि राहुल तू निर्णय कर इसका कि न्याय मतलब न्यायालय है उसे किसका पक्ष लेना चाहिए, तेरे पिता का या फिर उस पक्षी का। ठीक है, तो अब सारी बात हम नीचे पढ़ लेते हैं। तो
क्या होता है भाई, माँ पुत्र राहुल से कहती है कि तुम फैसला करो कि न्यायालय में किसका पक्ष लिया जाना चाहिए। तुम निर्भय होकर अपने मन की बात कहो कि किसकी विजय होनी चाहिए, तुम्हारा हृदय क्या कहता है। मैं तुम्हारा निर्णय तुम्हारी वाणी से सुनना चाहती हूँ। अब उसकी माँ उससे ही प्रश्न पूछ रही है, तो राहुल कहता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो इसे एक कहानी के रूप में सुन रहा हूँ, किंतु इतना अवश्य कहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अकारण, ठीक है, बिना कारण के, बिना किसी अपराध के मारता है, तो क्या किसी दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला बड़ा होता है। ठीक है, ये बात कहा गया है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय सदैव दया का पक्षधर होता है। ठीक है। पुत्र की बात सुनकर माँ कहती है कि मुझे ये ज्ञात हो गया कि यह कहानी तूने भली भांति समझ ली है और तुझे समझ में आ गई है कि तुम इस कहानी के मूल्यों को अपने जीवन में उतारोगे। यानी कि वो ये उसे समझाती है कि उसको ये बात समझ में आ गई है कि जो न्याय है वो सदैव किसके, दया का पक्षधर होता है, कि न्याय करते समय हमेशा दया का ध्यान रखना चाहिए। और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है जी, यहाँ हमारा पाठ 1 पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम पाठ 2 पे चलते हैं, और ये है जी एक लोक कथा, लेकिन इसका कोई भी लेखक नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है भाई, लोक कथा है। ठीक है जी, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि 3 बेटे होते हैं, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। एक बुद्धि में तेज है सबकी, ठीक है, एक सुनने में तेज है, ठीक है, एक की जो दृष्टि है वो दूरदृष्टि है। तो सबकी तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और इसी पे ये आधारित है, और इसी के गुणों के कारण, उनके मतलब विशेषता के कारण उन्हें एक अच्छे पद पर सुशोभित किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। तो चलते हैं, 1 मिनट। चलिए जी, आगे चलते हैं। तो अगला पाठ है 3 बुद्धिमान। तो 3 बुद्धिमान में हम आगे क्या पढ़ते हैं, तो देखते हैं। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि 3 बुद्धिमान पाठ के आधार पर बताइए कि जो निर्धन व्यक्ति था उसके कितने बेटे थे। तो उसके कितने बेटे थे, वही उसके 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता था, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करने की आवश्यकता है। ठीक है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। तो ये पंक्ति हमें याद रखनी है कि ये किसके द्वारा कही गई है, ये उनके पिताजी के द्वारा कही गई है, और किस पाठ से है, तो ये हमारी 3 बुद्धिमान पाठ से है। इस तरीके से याद रखनी है इस पंक्ति को, क्योंकि ये है कि हर वस्तु की स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, तुम भी कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। ये बात किस पाठ में कही गई है, या मतलब किस पाठ से ली गई है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किसने कही है, तो पिताजी ने। ठीक है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी, और सोना चांदी के स्थान पर त्रिदृष्टि। देखो यहाँ रुपए पैसे के स्थान पर क्या कहा, पैनी दृष्टि, यानी कि रुपए पैसे से ज़्यादा पैनी दृष्टि को महत्व दिया, और सोने चांदी से ज़्यादा तेज बुद्धि। जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो क्या ही करेगा। ठीक है, तो त्रिबुद्धि को महत्व दिया। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी। तुम्हें दूसरों की तुलना में तुम क्या रहोगे, 19 नहीं रहोगे, यानी कि तुम क्या रहोगे, हमेशा दूसरों से आगे 21 ही रहोगे। इसलिए बुद्धि का तेज होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे बुद्धि के तेज लोग तो आजकल तो बहुत मिल जाते हैं, भरी पड़ी है। समय बीता और कुछ पृथ्वी है ना, समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले,
हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। वो जहाँ रहते थे ना, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे उनके लिए करने को कुछ भी नहीं बचा। आओ घूम फिर कर जगत देखे, आवश्यकता होने पर हम चरवाओं या खेत के श्रमिकों का काम कर लेंगे, हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कहीं पे भी क्यों ना हो भूखे तो नहीं मरेंगे, इतनी तो हमारे अंदर क्या है भाई, काबिलियत है। तो आगे चलते हैं। वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। अब यहाँ ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि वो कितने दिन तक चलते रहे, 40 दिन तक। और बेटे कितने थे, 3 बेटे। ठीक है। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो चुका था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं होता था। ठीक है, नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्होंने अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए और वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। अब वे तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुक गया, जिसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला। अब यहाँ यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो बड़ा भाई है उसने क्या डाली, दृष्टि डाली। ठीक है, किसकी तरफ, धरती की तरफ। ठीक है, 1 नंबर। थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। क्या बोला कि यहाँ से क्या गया है, एक बड़ा ऊँट गया है। फिर वे थोड़ा और आगे चले तो अब आ गया मजला। ठीक है, रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, वह ऊँट एक आँख से देख नहीं पाता होगा। ये बात किसने कही है, मजले भाई ने। अभी ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है, दूसरी चीज़ ये याद रखनी है। फिर भी मैं आपको MCQ करवाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना है आपको। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटा जो भाई है उसने क्या कहा, छोटे भाई ने कहा कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था। तो याद रखना है कि छोटे भाई ने महिला और बच्चे वाली बात कही। मजला था, उसने क्या कही, उसने ये कही कि जो वो ऊँट था वो मतलब एक आँख से काना था, मतलब उसको दिखता नहीं था। ठीक है, और बड़ा भाई है उसने सबसे पहले देखा ही था धरती की तरफ। तो आगे चलते हैं। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात घुड़सवार उनके पास से निकला। अब कौन आ गया, एक पात्र, घुड़सवार। ठीक है, सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। अब दोबारा बड़े भाई ने पूछा, किसने पूछा, बड़े भाई ने पूछा कि घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना। ठीक है, घुड़सवार ने घोड़ा रोक दिया। ठीक है, और मतलब रोक कर कहा, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना, सबसे बड़े भाई ने कहा। उसने कहा, हाँ, बहुत बड़ा सा था। हाँ, ठीक है, अभी फंस जाएंगे। वह एक आँख से नहीं देख पाता था ना, मजले भाई ने पूछा। तो वो बोला, हाँ। ठीक है, अब ये देख लो, ये एक बात याद रखना कि वो एक आँख से नहीं देख पाता था, ये मजले ने पूछा। और तुम्हारा ऊँट खो गया है, ये किसने पूछा, बड़े भाई ने पूछा। ठीक है, अब छोटा भाई क्या बोला, छोटा वाला बोला कि उस पे एक महिला सवार थी और एक बच्चा भी था। वो कहता है, हाँ। घुड़सवार में ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, ठीक है, हाँ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुम तुरंत बताओ। ठीक है, तुमने उसका क्या किया। फंस गए बेचारे, भलाई करो। ठीक है, चलते आगे। तो हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। ठीक है, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली, क्योंकि हम अपनी, अब उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, भाइयों ने उत्तर दिया शीघ्रता से। ठीक है, और वो बोले कि वो तुम उस दिशा में जाओ, तुम्हारा जो घोड़ा है वो उस दिशा की तरफ गया है, हाथ करके कहा। ठीक है, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा की ओर नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं है, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। याद रखना है, राजा के भवन में ले गया और तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर राजा के पास स्वयं चला गया। भलाई का ये फल मिल रहा है।
अब यहाँ क्या कट गया, ऊँट भी, अच्छा 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ये लाइन कटी है कि जो वो मतलब जिसका वो ऊँट और खोया है और उसकी जिसकी पत्नी और बच्चा था, वो राजा को बताता है कि मेरा जो ऊँट है वो खो गया, और कैसे खोया था कि मैं ऊँट के पीछे पीछे था, ठीक है, मैं ऊँट से पीछे रह गया और वो था जो आगे निकल गए और वो रास्ता भटक गए, ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने गया और मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चल रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी और बेटे को मार डाला है, ठीक है। तो बस यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, वो यही लाइन मिसिंग है कि वो राजा को अपनी बात बता रहा है कि है ना, मेरा जो ऊँट है और मेरी पत्नी है वो खो गए और मैं उन्हें ढूंढने के लिए गया, तो ये 3 मुझे मिले हैं और ये मुझे ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, और मुझे शक है कि ये जो ऊँट है और मेरी पत्नी और मेरा बेटा है वो इनके पास ही है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी इन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आँख से नहीं देख पाता था, उस पर एक महिला और बच्चे भी सवार थी, ठीक है, उस पर एक महिला और बच्चे भी सवार थे। राजा ने थोड़ी देर बाद सोच विचार करके और फिर वो दोबारा बोले, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बिना बताए ही तुम्हारे ऊँट के विषय में इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी और अच्छी तरह से बता दिया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया हो, जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। अब राजा को भी शक होने लग गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कैसे बता दिया। तो आगे चलते हैं। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ। अब राजा ने उनको क्या कहकर संबोधित किया? चोरों, याद रखना। तुरंत बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुम तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? बताओ, तुमने बिना बताए कह दिया, बता दी सारी बात, अब तुम बताओ कैसे विश्वास कर लूँ कि तुमने नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। क्या दिया? कि बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम क्या करते हैं, हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश में पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया, उसे विश्वास नहीं हो रहा ना, क्योंकि किसी को भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। अब राजा जांच करता है इनकी। राजा ने उसी समय अपने किसको बुलाया? मंत्री को बुलाया। एक पात्र आया, मंत्री को बुलाया और उसने उसके कानों में राजा ने फुसफुसाया और मंत्री तुरंत महल के बाहर गया, ठीक है। महल से बाहर जाके उसने क्या किया? वह शीघ्र 2 सेवकों के साथ लोटा और एक बहुत बड़ी सी पेटी लाया, ठीक है, और दोनों ने पेटी को बहुत ही सावधानी से द्वार के पास रख दिया, ठीक है, वह राजा को दिखाई दे सके, ताकि वो क्या कर सके? राजा को दिखाई दे सके। पेटी इस प्रकार रख दी और स्वयं एक और हट गए। तीनों भाई दूर खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ है और कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी गई है, तीनों भाइयों ने। तो अब आगे चलते हैं। तो अब राजा पूछता है, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा, महाराज, हमें तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम क्या नहीं है भाई, चोर नहीं है। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। अभी याद रखना है कि ये गोल वस्तु वाली बात बड़े भाई ने कही है, ठीक है। उसमें अनार है। क्या है? अनार है। ये बीच वाला कह रहा है मझला भाई, ठीक है, कि उसमें क्या है भाई? अनार है। हाँ, और वह भी कच्चा, सबसे छोटे भाई ने कहा, ठीक है। कच्चे वाली बात किसने कही? छोटे भाई ने। अनार वाली बात मझले भाई ने और गोल वस्तु वाली बात बड़े भाई ने। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं।
यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश को पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसमें झाँका गया और जब उसमें झाँका गया तो उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया और जिससे उनकी आश्चर्य की सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकाल कर वहाँ उपस्थित लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट का जो मालिक था उससे कहा कि इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोग थे, उनके आश्चर्य का ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित थे। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवाभगत करने। ठीक है, अब मतलब पहले तो उनको चोर बता रहा था, अब उनकी आवाभगत कर रहे हैं, पलटी खा गया। आगे चलते हैं। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो यहाँ और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? अब जो बड़ा भाई है उसका उत्तर, बड़े भाई ने, इम्पोर्टेंट है। बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को और अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। तो बड़े भाई ने ये कहा कि मैंने क्या देखा भाई, पैरों के चिन्हों को देखा, तब मुझे बड़े ऊँट का पता चला कि वो ऊँट बड़ा था, और फिर घुड़सवार को देखा, वो चारों तरफ ऐसे ऐसे घूर रहा था। ठीक है, तो फिर वहाँ से मुझे पता चला कि भाई ये ज़रूर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। फिर राजा ने कहा कि बहुत अच्छा। राजा ने कहा, अच्छा अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि उसका जो ऊँट है वो एक ही आँख से देख पाता था? उसका तो सड़क पर कोई चिन्ह नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चला कि वो एक आँख से ही देख पाता था? तो मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास, ठीक है, ऊँट ने चर रखी थी, याद रखना है। दाईं ओर की घास ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास को जो का त्यों छोड़ रखा था, मजले ने कहा। ठीक है, उसने ये कारण बताया। उत्तम, बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला भी सवार थी? तो अब सबसे छोटे वाले ने ही बताया था। तो उस पे छोटे भाई ने उत्तर दिया कि मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। तो मुझे ये पता चल गया कि उस पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था। ठीक है, बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। राजा बोला, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? अब वो उसे पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता चला कि पेटी में क्या है, एक कच्चा अनार? तो यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। तब बड़े भाई ने क्या कहा? बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। अब मजला बोला, बीच वाला, ठीक है, मजला बोला कि मैंने ऐसा अनुमान लगाया चूँकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है तो उसमें कोई छोटी या गोल वस्तु होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगा? अवश्य अनार होगा, क्योंकि महल के आसपास क्या हुए हैं, चारों ओर तरफ अनार ही अनार लगे हुए हैं, अनार के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, अब ये याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा कि लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? तो अब वो कहता है कि उस समय उद्यान में जो है सभी अनार क्या है भाई, कच्चे हैं, मतलब मौसम यही है कि अनार है वो कच्चे लगे हुए हैं पेड़ पर। तो यह तो आप स्वयं भी देख सकते हैं कि उसमें जो रखा है वो अनार कच्चा ही होगा। ठीक है, उसने देखा कि जो खिड़की खुली हुई है, खिड़की से बाहर देखा और खिड़की के बाहर उसने देखा कि जितने भी आम के पेड़ थे वो सारे क्या थे, मतलब अनार के पेड़ थे, वो जितने भी थे वो सारे क्या थे, कच्चे थे।
राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटके हुए हैं। राजा ने इन तीनों भाइयों को असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से क्या रह गए, राजा इनसे चकित रह गए। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तु की दृष्टि से तो तुम बलवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास का बहुत मतलब तुम्हारे पास क्या है भाई, धन का बहुत बड़ा क्या है, कोष है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। राजा ने उन्हें क्या किया भाई, अपने दरबार में रख लिया। तो आप अब हमारी जो 7th की NCERT है उसके 2 चैप्टर, जो नया सिलेबस है मल्हार, ठीक है, उसके 2 चैप्टर पूरे होते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक ज़रूर करके जाना, और मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी चैप्टर बच गए हैं हम डिस्कस कर लेंगे। और जो भी लिटरेचर पोर्शन की तैयारी आप करना चाहते हैं तो मैं अपनी सफलता बैच सीरीज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपको करवा रही हूँ, तो आप वहाँ से भी क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद, राधे राधे।